हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आईएससी बोर्ड और काफ़ी सारे बोर्ड्स में टर्म 1 में चैप्टर 8 आ रहा है। तो इस वीडियो में हम अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपसे बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में सभी एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा पीडीएफ का, जहां से आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि आपको किस तरीके के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। साथ में कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मिलते जुलते एमसीक्यूज ही आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए जल्दी से विदाउट एनी डिले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इस चैप्टर से किस तरीके के एमसीक्यूज हमें मिलने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज इन द डिटेक्शन ऑफ फोर्स्ड करेंसी नॉट। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस वेव को यूज किया जाता है जाली नोट को चेक करने के लिए, यानी जो फोर्ज करेंसी नोट्स होते हैं, यानी नकली नोट को पहचानने के लिए हम किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स या फिर यूवी रेज। जो देखिए यहाँ पर अगर हमें पता हो कि सभी ईएम वेव्स के क्या क्या यूजेस हैं, यानी जितनी भी ईएम वेव्स हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर में, तो आप उन सभी के मैक्सिमम यूजेस आप समझ लें, अच्छे से याद कर लें। मैंने नोट्स भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी वेव्स के यूजेस समझ लें। तो अगर आपको यूजेस आ जाएंगे एक बार, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सी पर्टिकुलर वेव यूज़ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बच्चों यूवी रेज, यानी यूवी रेज जो है वो फॉल्स करेंसी नोट को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी जाली नोट या फिर नकली नोट को चेक करने के लिए ये वेव यूज़ होती है। तो उसी तरह सभी वेव्स के यूजेस आप मैक्सिमम कर लीजिए। तो यहाँ से यूज़ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। देखिए ये भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स या फिर यूवी रेज। यानी यहाँ पर भी आपको बताना है कि किस ईएम वेव को हम यूज करते हैं इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो किस वेव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा स्टूडेंट देखिए एक्स रेज। एक्स रेज हम यूज करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की स्टडी में। ओके, तो हमें ये कैसे पता लगा? हमें बस जस्ट नोट्स पर जाना है, सभी वेव्स के यूजेस को अच्छे से लर्न करना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय E equals to 30 sin kz minus 6 into 10 raised to power 8 t I cap, where E, Z and T in volt per meter, meter, seconds, the value of wave vector k is। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में एक आपको जनरल इक्वेशन दी है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है बच्चों, वो साइनसोइडल होता है। और आपने जनरल इक्वेशंस भी पढ़ी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मान लें वाई के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होगी ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, राइट, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आई कैप भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आई कैप दिया हुआ है। आई कैप का मतलब हमने यहाँ पर ई वाई लिख दिया है, जैसा कि आप इक्वेशंस में पढ़ते हैं। तो ई नोट यहाँ पर होता है, देखिए एम्पलीट्यूड के, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है, राइट। के यहाँ पर होता है वेव वेक्टर, ओके। ओमेगा यहाँ पर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर इस जनरल इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करें, राइट, तो आप पाएंगे, आपको देखिए ई नोट की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है 30 है। आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा कितनी है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। लेकिन के की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो के की वैल्यू तो यहाँ पर पूछी ही है। तो आप जब ये सब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसकी इक्वेशन पढ़ते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि के जो होता है वेव वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, राइट। लेकिन यहाँ पर भी आपको फिर लैम्डा ऑब्टेन करना पड़ेगा। ओके, तो एक और फॉर्मूला आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि C इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, राइट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर सकता है, क्योंकि आपको C की वैल्यू पता है। C होता है यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, जो कि होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो C की वैल्यू यहाँ पर आपने रखी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा यहाँ पर आपको मिल गया है, कितना है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 अपॉन के। तो आप के यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। के कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? के आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, राइट, ये हो जाएगा 2। यानी के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? के की वैल्यू आ गई 2 मीटर इनवर्स,
राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, देखिए 2 मीटर इनवर्स, राइट। तो आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने पढ़ा होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन क्या होती है, वहाँ पर फॉर्मूले जो आपको दिए गए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको आते हों। तो मैंने जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाले हैं आप वहाँ पर जाइए, अच्छे से पढ़िए सभी नोट्स को, वहाँ पर फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जनरल इक्वेशन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर आपने सीखा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, राइट। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस जिस तरह के बनेंगे मैं आपको सब समझाऊंगा, राइट। पर आप नोट्स एक बार स्टडी जरूर कर लें, एक बार नोट्स जरूर लर्न कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो हम साइनसोइडल वेरिएशन होता है उसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो हम लिखेंगे ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। उसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड का भी लिखते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग है, क्योंकि जेड में तो वेव जा रही है, यहाँ पर लिखा है ना के जेड, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि बी एक्स इक्वल्स टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पर ई नोट जो है और बी नोट जो है ये है एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये इक्वल होता है सी के, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला भी हमने कहाँ पर पढ़ा, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसकी हम उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सब आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कैन हैव फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ई एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए आप समझ लीजिए कि आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में है, राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी या फिर नेगेटिव में जाएगी। तो आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि वो एक्स में जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है। मान लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। ये हो गई स्टूडेंट्स वाई डायरेक्शन और ये हो गई जेड एक्सिस, राइट। तो अगर ये एक्स की तरफ जा रही है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग हो जाएगा, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग हो जाएगा, राइट। आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में क्या है स्टूडेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ वेव के, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर रहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल या फिर राइट हैंड फ्लैमिंग रूल में देखते हैं कि 2 फिंगर्स और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उसी तरह आप समझ लीजिए कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेव जा रही है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आपने माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है तो ई वाई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो कॉम्बिनेशन बनेगा ई वाई बी जेड। कॉम्बिनेशन बन गया स्टूडेंट्स ई वाई कोमा बी जेड। कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता था कि ई जेड कोमा बी वाई, लेकिन ये ऑप्शंस में है नहीं, ये वैल्यू ऑप्शन में है नहीं, देख लीजिए ई जेड और बी वाई, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिलेगा ई वाई बी जेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी ई एंड बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग,
यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ई है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर बी है, तो हमें बताइए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, ई क्रॉस बी के अलोंग होगी, या वेक्टर ई के अलोंग होगी, या फिर वेक्टर बी के अलोंग होगी, या फिर बी क्रॉस ई के अलोंग होगी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम ई क्रॉस बी या बी क्रॉस ई निकालें तो हमें ई और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलती है। यानी जो ई क्रॉस बी वेक्टर है और जो बी क्रॉस ई वेक्टर है वो ई और बी के परपेंडिकुलर है। यानी जो डायरेक्शन है ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव है वो ई और बी के अलोंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, उनके परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो हैं, यहाँ पर दो वेक्टर की डायरेक्शन है, ई क्रॉस बी और बी क्रॉस ई। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, राइट, वो ई क्रॉस बी से आती है। यानी जो ई क्रॉस बी है उस डायरेक्शन में होती है। तो मान लीजिए अगर इधर ई है और इधर स्टूडेंट्स बी है, तो ई क्रॉस बी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी, स्क्रू रूल आप यहाँ पर लगाएं, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो वो आएगी इस डायरेक्शन में, राइट। तो अगर यहाँ पर ये वाई है और ये हो गया स्टूडेंट्स एक्स, तो ये हो जाएगा जेड। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स के अलोंग है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया जेड के अलोंग, राइट। तो यहाँ पर ई क्रॉस बी अगर आप करते हैं तो ये डायरेक्शन आएगी, राइट। अगर आप बी क्रॉस ई कर देते हैं तो ये डायरेक्शन आएगी, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ई क्रॉस बी से। यानी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव है वो अलोंग होगी ई क्रॉस बी के। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव ये होगी, राइट। यानी अगर इधर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ आएगी बी क्रॉस ई करके। ओके, राइट हैंड स्क्रू रूल उम्मीद है आपको लगाना आता होगा अच्छे से, राइट। तो ई क्रॉस बी अगर नहीं भी आता है तो आप ध्यान रखें, ई क्रॉस बी जो वेक्टर है उसके अलोंग होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10⁹ Hz. Then the electromagnetic wave produced will have a wavelength of options। यहाँ पर देख लीजिए आप 0.3 मीटर, 0.0004 मीटर, 0.0002 मीटर, बोथ बी एंड सी। देखिए आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ में कि जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। ओके, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स अच्छे से पढ़िएगा। ओके, सभी वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज, सभी वेव्स के यूजेस, उनका प्रोडक्शन कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सभी आपको करना है, सभी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। खैर यहाँ पर आपने समझा कि जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हमें यहाँ पर बताना है वेवलेंथ। तो अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है 10⁹ हर्ट्ज से, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी भी कितनी होगी, 10⁹ हर्ट्ज होगी कि नहीं स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको पता है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, राइट। तो अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड होती है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, राइट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है यहाँ पर 10⁹, और ये हो गया इनटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, देखिए वेवलेंथ हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 10⁹, राइट। ये कैंसिल होगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/10, यानी कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 0.3 मीटर। यानी जो वेवलेंथ आई वो कितनी आई स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ होगी 0.3 मीटर। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से आपने एक तो क्वेश्चन कैसे होना है ये आप सीख गए, दूसरा आप ये भी सीख गए कि जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है 10⁹ हर्ट्ज से, तो बताइए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो भी लगभग इतनी ही होगी 10⁹, या फिर ऑप्शन में अगर वो 3 × 10⁹। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम रखिएगा। अगर एग्जैक्ट 10⁹ हर्ट्ज नहीं भी है तो आप ऑर्डर देखिएगा ऑप्शन में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ए चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एट रेस्ट फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ ए एंड सी। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिक जो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो होता है एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। यानी चार्ज जब एक्सेलरेट करता है
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ओके, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एक चार्ज है वो रेस्ट में है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी रेस्ट में अगर चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है जैसे कि डीसी करंट, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। तो चार्ज अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज रेस्ट में है स्टूडेंट्स तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो अगर चार्ज फॉल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्सेलरेट करता है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर एक फोर्स लगता है तो एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटिंग चार्ज ईएम वेव को प्रोड्यूस करता है, वो एक सोर्स होता है ईएम वेव का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ऑप्शन देख लीजिए, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज और बीटा रेज। तो यहाँ पर देखिए एक्स रेज और गामा रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज और बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, राइट। बीटा रेज का जो सोर्स होता है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, आपने पढ़ा होगा, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, राइट। कॉस्मिक रेज मतलब ब्रह्मांडीय किरणें। ओके, तो यहाँ पर एक्स रेज और गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज और बीटा रेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ म्यू नॉट, म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, relative permeability, absolute permittivity and relative permittivity of the medium, then the velocity of electromagnetic wave in a medium is given by। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि velocity of electromagnetic wave किसी मीडियम में क्या होगी in terms of absolute permeability, relative permeability, absolute permittivity और relative permittivity, राइट। तो देखिए जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन वैक्यूम, होता है C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले में तो आपको वैल्यू मिलेगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ओके, तो अगर किसी मीडियम की हम बात करें तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा 1/√μ एप्सिलॉन, राइट। अब देखिए यहाँ पर 1/√μ एप्सिलॉन तो है नहीं, ये फॉर्मूला तो होता है किसके लिए? वैक्यूम के लिए, क्योंकि यहाँ पर मीडियम बोला गया है, उस मीडियम की परमिटिविटी दी है, रिलेटिव परमिटिविटी दी है, परमेबिलिटी दी है, रिलेटिव परमेबिलिटी दी है। तो आपको पता है कि म्यू क्या होता है? म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, राइट। तो अगर आप V = म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, राइट। म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो देखिए ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन आप देखिए, C = 1/√μ नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? 1/√μ एप्सिलॉन या फिर 1/√μ नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने समझा किस तरीके से एमसीक्यूज बनने वाले हैं यूजेस से रिलेटेड, कि आपको ईएम वेव्स के यूजेस अगर आते हैं तो किसी पर्टिकुलर यूज़ के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कौन सी वेव यूज़ होती है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एक आपको फ्रीक्वेंसी रेंज दी होगी, पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी रेंज किस ईएम वेव की है। ओके, तो आपको हर एक वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज आनी चाहिए, उसका यूज़ आना चाहिए, या पूछ सकते हैं कि ईएम वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, यानी क्योंकि आपने पढ़ा है कि हर एक ईएम वेव का जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग है, जैसे इंफ्रारेड हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होती है, ओके, और एक्स रेज का प्रोडक्शन अलग है, माइक्रोवेव का प्रोडक्शन अलग है। तो आप सभी के प्रोडक्शन जो है वो भी समझ लें। ओके, ईएम वेव की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लें, जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं उनकी डेरिवेशन नहीं, सिर्फ फॉर्मूले आप अच्छे से कर लें। ओके, और ईएम वेव बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ईएम वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, किस तरीके से वे प्रोपगेट करती है, ये सारी चीज़ अगर आपने पढ़ ली तो यहाँ से आप 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अपने बोर्ड में और अच्छे मार्क्स लाएंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।